बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। दो मामलात हैं जो हमारे सामने हैं। एक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मुकाबला था जो PP 52 समड़ियाल में हुआ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि इसमें बदतरीन धांधली की गई और दोहराया गया वही कुछ जो 8 फरवरी 2024 को हुआ था। इमरान खान साहब की ट्वीट्स जो सामने आज आई हैं, यानी उनका जो जेल से पैगाम है वो आज सामने आया है और वो अगर मैं ये कहूँ कि उसके अंदर बड़ी सख्त बातें भी लिखी गई हैं और एक स्टर्न वार्निंग भी है, वो हमारे सामने है। जबकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इंतखाब हुआ बाई इलेक्शन के अंदर ये बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर जीता गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक कॉम्प्रिहेंसिव 38,000 वोटों की लीड है। इसके ऊपर फाफिन की जो असेसमेंट है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। याद रहे कि 8 फरवरी 2024 के हवाले से भी फैफिन ने एक डिटेल रिपोर्ट शाया की थी जिसमें बेशुमार बेज़ाब्तियाँ और बहुत सी डिस्क्रेपेंसीज, बहुत सी ज़्यादा मामलात की ख़राबी की निशानदेही की गई थी। यहाँ जो असेसमेंट फैफिन की जानिब से सामने आई है उसके अंदर चंद जो मामूल की बेज़ाब्तियाँ हैं उनका तो जिक्र ज़रूर किया गया है। वोटर्स टर्न आउट क्या रहा है उसके हवाले से बात की गई है और बहुत से मामलात हैं जिनको उजागर किया गया है, लेकिन कोई लार्ज स्केल धांधली उस तरह से रिपोर्ट कम अज़ कम या बहुत बड़े पैमाने पर कोई धांधली अभी तक फैफिन की असेसमेंट में नहीं आई। लेकिन जाहिर बात है ये इंतखाब हो गया, अब अगर इसके ऊपर एतराज़ है तो कोई भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जा सकता है। लेकिन इमरान खान की जानिब से उन्होंने जो फरमाया है, उनकी जानिब से जो पैगामात सामने आए हैं उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा है कि जी मेरा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। असली ताकत उसके पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम के असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही अवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। यानी आज इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है, उनकी असेसमेंट ये है कि जो फ़ौज का जो तासुर है वो अवाम के दरमियान दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये तासुर अक्सर तब्दील हो चुका है, ख़ासतौर पर पिछले 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर जो हुआ, भारत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। इस हुकूमत के हवाले से वो यही कहते हैं कि ये मैंडेट चोरी की नतीजे में आई है और 8 फरवरी के इंतखाबात को चोरी में काजी फाइसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह, अब वो यहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये कह रहे हैं, को पूरी तरह शामिल हैं। उन्होंने इस वक्त तमाम इंतखाबात मुलतवी कराए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानिश में क्रश नहीं कर दिया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आए। उन्होंने लंदन प्लान का भी जिक्र किया है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने चंद ऐसी बातें की हैं जिनमें मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा लगाया है शहबाज शरीफ साहब को। और उनका ये ख्याल है, वो कहते हैं नहीं, शहबाज शरीफ लेले की तरह एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है, दूर जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं। अब ये बड़ी एक्सटर्न वार्निंग भी है, एक बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म भी है। और ऐसे हालात में जहां आज हम हैं, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज या एहतजाजी तहरीक अगर होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या मुफाहमत का कोई रास्ता हमें नज़र आ रहा है या नहीं। इसी पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब कौसर काज़मी साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, जो बाई इलेक्शन हुआ उसको बड़े वेहेमेंटली डिफेंड करते हैं, पंजाब हुकूमत की पॉपुलैरिटी को बहुत प्रमोट करते हैं और वो समझते हैं कि इस PP समड़ियाल के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में जो जीत हुई, ये सीट पहले भी PMLN की थी, अब PMLN ने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली जीती है तो PMLN का वोट बैंक बढ़ा है। हमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सी अहम ख़बरें उनके पास होती हैं। हमाद साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज मैं देख रहा था कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया गया कि किस तरह वहाँ पर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई, सब कुछ हुआ। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस इमरान खान साहब जाहिर बात है कि एहतजाजी तहरीक का कह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि चंद रोज़ में इसका लाए अमल सामने आ जाएगा, लेकिन साथ वो एक बड़ा एक फ्रंटल किस्म का क्रिटिसिज्म, एक अटैक, एक ऑनस्लॉट जो कि इस निज़ाम के करता धरता लोग हैं उन पर भी कर रहे हैं। कीपिंग दिस इन माइंड, आपको फ्रैंकली ये लगता है कि कोई गुंजाइश है किसी तरह के ताउन की या किसी तरह के कोई मुफाहमत की जो आप या हुकूमत के दरमियान या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो सके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा ज़रा चाहे वो फाफन का हो या बाकी चीज़ें हो, जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो ग्राउंड पे करते हैं, चलो मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इलेक्शंस नहीं लड़ता, लेकिन जो डेटा फराहम होता है, जो लोग कह रहे हैं, उसको देख लेते हैं। नंबर 1, आपको इस बात का पता है कि 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें जो RO है उसने फॉर्म 45 जब उनसे मांगा गया, क्योंकि जब वो उठा के लेकर जा रहे थे उन्होंने कहा भाई जो PTI के वो थे अपने पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने कहा जी हमें फॉर्म 45 तो दे। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे पास नहीं है। अच्छा, जब उनसे मांगना शुरू किया तो उल्टा जब उनको कहा कि ये आपने करना है तो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने उल्टा PTI के लोगों के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। अच्छा, और वो भी अजीब अजीब किस्म के। चले आप उनको कुछ और कह सकते हैं कि भाई ये क्या कह सकते हैं, सरकार के उसमें कोई मुदाखलत कर रहे, वो चीज़ कर रहे हैं। आप उनके अंदर पता नहीं कौन कौन से केसेस करने शुरू करते हैं। फिर मुझे एक बात बताएं, आपने आज से पहले क्या पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शंस में आपने कंटेनर देखे लगे हुए? अगर कंटेनर कहीं लगा हुआ हो तो उसका क्या मतलब है? आप मुझे समझा दें, क्योंकि मैं तो PTI वाला हूं, मेरी बात तो आप लोग वैसे नहीं मानेंगे। सर नहीं, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन कंटेनर सर क्या लोगों को आप समझते हैं कि रोकने के लिए वोटर सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, वो जो मेरे ख्याल में शायद ईद आ रही है तो वहां पे कई आसपास जानवर होंगे, उनको रोका होगा कि भाई तुम इधर आ जाओ यार। आप मुझे समझा दे कंटेनर किस लिए लगाए जाते हैं, आप समझा दे। हो सकता है इन लोगों ने ईद के जानवर आज पर हो, आजकल आप लोग देखा हुआ है वो बड़े बड़े पोस्टर भी लगे होते हैं, वो क्या सेहतमंद जानवर और इसके उधर, तो उस वजह से शायद कुछ किया होगा। लेकिन दूसरी बात ये, आप जानवरों का वोट नहीं होता, ये देख लें कि आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है। लेकिन आप पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? अच्छा, मजे की बात यह जो फाफन कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले जो 2024 के इलेक्शन से उसमें जो टर्न आउट था लोगों का, वोटर का टर्न आउट था, वो 50-55% था, अभी कम हो गया है। लेकिन ओवरऑल वोट जो है वो 8,000 से बढ़ के 40,000 पे हो गए हैं। अच्छा, PTI का ओवरऑल वोट जो था वो उतना ही है, वो उसमें भी तकरीबन इतना ही था, अभी भी उतना ही है, उसमें कोई खासा ज्यादा चेंजेस नहीं आई। हालांकि ये बाय इलेक्शन था, बाय इलेक्शंस में नॉर्मली जो हुकूमत वक्त होती है वो आम तौर पे जीती है, लेकिन ठीक है अब दूसरे भी जीत जाते तो उसकी समझ नहीं आती क्या चीज है। फिर आप उनको देख ले, जो पीपल्स पार्टी को देख ले, 59% पर चला गया और आपके जो कैंडिडेट है उनका 35 से 29 पर चला गया। नहीं, देखिए उन्होंने एक चीज कहा है, उन्होंने आप 2-3 चीजें देख लेना। उनका वोट जो उन्होंने कहा वोट इतना बढ़ गया है, वोट बढ़ गया है। टर्नओवर और वोट में, कास्ट वोट में और टर्नओवर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप ओवरऑल टर्नओवर देखते हैं कि 55% है, फिर आप उसमें देखते हैं कि किसका कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें, पीपल्स पार्टी का भी बढ़ गया है, इनका भी बढ़ गया है, हमारा ओवरऑल जो वोट बढ़ा है वो तकरीबन उतना ही है। ठीक है, उसका टर्नओवर शायद, उसका जो वो कहते हैं कि परसेंटेज शायद कम हुआ होगा ओवरऑल। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी लगती है। अच्छा, मज़े की बात यह है जो शख्स इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा था वो वही शख्स था जो 2024 में ख्वाजा आसिफ साहब का वो कर रहा था, उनको मैनेज कर रहा था। आज उसने इसको मैनेज कर लिया। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं जैसे आपको नहीं पता, आपको सब कुछ पता है। सर ये शख्स मतलब इट कुड बी वन इंडिविजुअल। सही है, जो वहाँ का मेरे ख्याल में कौन है जो डिप्टी कमिश्नर और जो वहाँ का मेन बंदा था, उसी ने किया है। अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं DC सियालकोट ने मैनेज किया ये सारा कुछ? बिल्कुल सर जी। ओके, ख्वाजा आसिफ साहब 2024 में यही उनके वो थे, यही उनके लिए कर रहे थे। ठीक है, आज भी यही कह रहे हैं। अब इत्तेफाक की बात है कि पिछले दफा भी और इस दफा भी वही एक शख्स दोनों दफा गवर्नमेंट ने लगा दिया है। मतलब इट्स अ वेरी, मतलब अगर ये किसी जगह से हम ये करते हैं कि एक आदमी को हम रैंडमली उठाते तो रैंडमली इट्स अ लिटिल बिट टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस ना कि ये चीजें हो जाती है। जो आप फरमा रहे हैं सर, जो आप फरमा रहे हैं, आपका ये कहना है कि ये इररेलेवेंट है वोट बैंक, वोटर टर्नआउट। PTI जीती हुई थी फेयर एंड स्क्वायर और एक दफा धांधली
के साथ। तो मुझे छोड़ देना, आप उनको पीपल्स पार्टी को देख लें। चंद साहब क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनको देखिए, वो हल्फन कह रहे हैं, वो हल्फन कह रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है को सामने। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी बात है सर। हल्फन का मतलब है, देखिए, एक मैं होता हूं, मैं आपके बुग़्ज़ में करूंगा, मैं उसमें हल्फ नहीं उठाऊंगा। हल्फ का मतलब है मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके कह रहा हूं। इसमें बड़ा फर्क है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बुग़्ज़ में हल्फन कह रहे हैं, अगर वो बुग़्ज़ में हल्फन कह रहे हैं तो वो अपनी कब्र तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी सख्त बात है। ये आपने ठीक फरमाया है। बात ये है कौसर काज़मी साहब, एक तो जरा हमें एक बता दें इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि वहाँ के डीसी हो सकते हैं सियालकोट के, आई डोंट नो कौन साहब हैं, लेकिन वो कहते हैं वही शख्स है जिसने ख्वाजा आसिफ साहब के लिए इलेक्शन रिग किया था, उन्होंने ही अब इनके लिए भी, हिना साहिबा के लिए भी कर दिया। और देखिए, वो कह रहे हैं वीडियोज़ हैं हमारे पास, ये तो वकास अकरम साहब ने भी कहा, जहाँ आपके SHOs मार रहे हैं, पोलिंग एजेंट बाहर निकाल रहे हैं। सो अब आपके पास बड़ी फिर महारत है इलेक्शन, जब आप नहीं भी होते तब भी ये रिग होता है आपके लिए, और जब आप होते हैं फिर तो आप खुद कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुनीब, हर बात ख्यालों में की है, मेरे ख्याल में यूं है, मेरे ख्याल में ऐसा हुआ होगा, मेरे ख्याल में फलां ने किया है। नाम तक उस शख्स का नहीं पता, लेकिन उस पर इल्जाम इन्होंने लगा दिया। बात यह है भाई मेरे कि फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक 121 पोलिंग एजेंट्स का इंटरव्यू उन्होंने लिया, जिसमें से 116 का इत्मीनान बख्श करार देते हैं, 1:15 तक फॉर्म 47 दे देते हैं, और तमाम पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 मिलते हैं। वोटिंग का अमल मुनज़्ज़म होता है, किसी किस्म की बेज़ाब्तगी बदमज़गी वहां पे नहीं होती, मासवाए एक पोलिंग स्टेशन के जिसकी वीडियोस ये बना के जवाब पेश करते हैं कि वहां पे बड़ा मामला हो गया, पुलिस वालों ने मारा। अब वहां पे जो लोग अपना वोट कॉस्ट कर चुके हैं और वहां पे बाहर आके खड़े हो गए हैं पोलिंग एरिया के अंदर, तो कानून के मुताबिक जो इंतजामिया है वो उनको बाहर निकालती है, आगे से वो उनको गंदी गालियां दे रहे हैं, गेट से बाहर नहीं जा रहे, तो वहां पे पुलिस उनके साथ क्या सलूक करती। दूसरा, इनका जो तर्ज अमल, जो इनकी बातें हैं ना, वो यूं लगती हैं जैसे 2013 में भी इन्होंने ये सीट जीती सियालकोट की, 18 में भी जीती, 24 में भी जीती, और बदकिस्मती से ये जिमनी इलेक्शन में ये हार गए। इनके कहने का जो अंदाज है, जो धांधली का शोर शराबा है, एक ऐसे हल्के के अंदर जहां पे PMLN कभी नहीं हारी, वो जो एरिया था वहां पे जो है ना, अरशद वराइज के जो वालिद थे अरशद साहब मरहूम, वो कभी वो सीट नहीं हारे। तो ये उस पे ऐसे क्लेम कर रहे हैं, ऐसे ढोल ढमक्के और शोर शराबे हो रहे हैं जैसे हमेशा इन्होंने वो सीट विन की हो। भाई मामला ये है, अगर वीडियोस इनके पास होती, जिस तरीके से उमर डार ने कहा, जिस तरीके से अहमद अजहर ने कहा कि नून के अंदर के लोगों ने मुझे ये बताया कि हम रात को वहां पे चले गए थे, हमने तमाम फॉर्म 45 बना लिए, बक्से भर के रख दिए, बैलेट पेपर पे स्टैंप्स लगा दी, लेकिन वो उनका नाम नहीं ले रहे। क्या आप PTI के नहीं। किसी बंदे से ये बात, वो कहते हैं इंजेक्शन लगाए हैं, वो चंद साहब कह रहे हैं 2-3 इंजेक्शन लगाए, वो कहते हैं एक इंजेक्शन का मतलब है 10,000, तो वो कहते हैं 2-3 इंजेक्शन लगाए हैं आपको। अच्छा, वो 3 इंजेक्शन मीन 30,000, 30,000 का मामला कर रहे हैं, लेकिन नाम वो भी नहीं ले रहे, और साथ वो कह रहे हैं मेरा बड़ा ताल्लुक है ना जी उनसे जिन्होंने मुझे ये बताया है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यार डरे हुए होंगे ना कौसर काज़मी साहब, डरे हुए होंगे। आप लोग ताकतवर लोग हैं, आपका पता थोड़ी लगता है, आप किसी को भी उठवा लें, ठुकाई करवा दें, वो डर की वजह से नहीं बोल रहे होंगे। कमाल करते हैं लोग, सड़कों पे निकल के गालियां दे रहे होते हैं, इनका लीडर एक प्राइम मिनिस्टर को लेला कह रहे हैं, और वो शख्स लेला कह रहे हैं मुनीब, जो हमेशा ऐसा लेला था कि वो घर बैठा होता था, उसकी बेगम उसको बताती थी लेला साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लेला साहब को खबर नहीं होती थी। लेला साहब को जब उठाया गया तो तमाम सियासी क़यादत को पाकिस्तान के अंदर गालियां दिलवाई गई, टीवी पे मीडिया शोज करवाए गए प्लांटन किस्म के कि आपने सबको चोर कहना है। एक महात्मा जो लेला था, कई जर्नैलों का, जिस लेले के लिए लंदन में एक प्लान बना, ये तो लंदन प्लान के हवाले से नहीं बताते ना। कुर्बानी के दिन है, ईद उल अज़हा का मौका है, तो लेले को बदनाम ना यहाँ पर करें, वो उन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल किया है। लेले की जरा तारीफ करते हैं ना, लेला कैसा लेला था, उस लेले को जब वहां पे लंदन प्लान तो हमने आंखों से देखा हुआ है मुनीब, अब हमसे बेहतर लंदन प्लान कौन जानता है, जिस लेले को वहां पे जनरल और ताहिरुल कादरी और कितने लोगों ने बैठ के रंग डाल के, गले में हाथ डाल के, बातें पे नीला डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, लगता है कुर्बानी के लिए उन्होंने लेले मंगवाए हैं।
तो ये लेला जो है ना, लेला पूरी कौन जानती है लेला है कौन। अच्छा चले, अब मसला ये है, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, वो अपना उन्होंने भरपूर एंजॉय किया है जो इस्तिलाह लेला दिखाएंगे। नहीं मैं मुझे तो शक है डॉक्टर साहब इसलिए हंस रहे हैं, शायद उन्होंने कुर्बानी के लिए मंगाए हुए होंगे। हमाद हसन साहब, बात ये है कि अभी इमरान खान साहब ने जो कुछ उनके तो ताज़ा तरीन बयानात है वो हमारे सामने आए हैं। एक तो मैंने पढ़ दिया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूँगा। वज़ीर आज़म को उन्होंने उससे मुखातिब किया है, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बड़ी सख्त है। उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट को मेरी ज़रूरत है। अगर फ़ौज ने अपना तासुर ठीक करना है तो जो हकीकी नुमाइंदा जमात है उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। मुनीब, इमरान खान अपनी सियासत हार रहे हैं और मीडिया में जीत रहे हैं। वो रोज़ रोज़ एक नया, एक अनहोनी टाइप बयानियाँ लेकर आते हैं और उस गोल को, उस झमगट्टे को, उस हजूम को अपने पीछे लगा लेते हैं। यानी जब भी कोई बड़ा बयानिया रियासती सतह पर सामने आता है तो उसके तोड़ के लिए वो इस तरह के बयानात देते हैं। 9 मई हुआ, कौम का रद्द अमल आया तो इमरान खान ने अपनी मजलूमियत का बयानिया सामने रखा। जब अदालतों में मामलात आए और अदालतों ने उस पर एक्शन लेने शुरू किए तो इमरान खान ने डटने का बयानिया सामने रखा। ठीक है जी। इंडिया को शिकस्त हुई तो इमरान खान ने उनके साथ मामलात आगे बढ़ाने का, और फिर मीडिया में ये चीज़ें सामने आई कि उनके साथ मुलाकात हुई है, उनको वज़ीर आज़म के लेवल की ब्रीफिंग दी गई है, और इस तरह के एक और बयानिया उस मुकाबले में ले आया। फील्ड मार्शल, एक जंग हुई, पाकिस्तान को सुरखरुई मिली, पाकिस्तान का एक इमेज बिल्डिंग हुआ वर्ल्ड सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर। तो फील्ड मार्शल के मुकाबले में वो पैटर्न इन चीफ लेकर आ गया। तो वो सिर्फ मीडिया में खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, यकीनन उनको मीडिया में खेलना आता है। दूसरी बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पर तनकीद कर रहे हैं। तो भाई ये हम तो नहीं कह रहे, ये मैं और आप तो नहीं कह रहे, ये तो आप खुद कह रहे थे कि मैं बराए नाम वज़ीर आज़म था, तमाम इख्तियारात बाजवा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कारकर्दगी बहुत ख़राब रही। मौजूदा वज़ीर आज़म, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं, लेकिन इससे कौन इनकार करेगा कि उनकी कारकर्दगी आपसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। मुआशी हवाले से देखे, अभी देखिए मुनीब, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, बड़े बड़े मैगजीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। ये तो हमारे सामने है कि अभी इंडिया के साथ जो जंग हुई, मुख्तसर जंग थी, लेकिन उसमें इंडिया का क्या हशर कर दिया गया, पाकिस्तान का इमेज कहां से कहां पहुंचा। तो ये तो तमाम हकाइक अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, देखें उमर अयूब साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी देर कर दी, 10 तारीख को जवाब दिया, 6-7 तारीख को ही भारत को जवाब दे देना चाहिए था। वो तो शहबाज शरीफ साहब को ताने दे रहे हैं बुजदिली के। आप कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने कमाल काम किया है। देखिए उन बातों को ज़रा बहस ही नहीं लाना चाहिए। ये तो अगर पाकिस्तान पूरी इंडिया पर कब्जा भी कर ले तो वो कोई ना कोई कि वो भाई कश्मीर के रास्ते क्यों गए, वो बहावलपुर से क्यों दाखिल नहीं हुए, तो ये तो पीटीआई इस तरह। देखिए हम चाहते हैं कि हम पीटीआई के मुखालिफिन पर तनकीद करें, उनके मुकाबिल आ जाएं। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, लेकिन हमें पीटीआई मौका तो दे। पीटीआई वाले खुद इस तरह के मनगढ़ंत बयानात और बयानिए लेकर सामने आते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम उनके मुखालिफिन के मुकाबिल आ जाएं। अच्छा, क्योंकि उनके बयानिए में, उनकी बातों में इतनी झूल होती है, इतना झूठ होता है, इतनी किस्म बयानी होती है कि हमें तो दूसरों के खिलाफ लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर कि देखिए हमारे मुल्क में सियासतदानों के पास या वज़ीर आज़म के पास कितनी ताकत होती है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी अंदाज़ा है। लेकिन यहाँ देखिए वो तनकीद होती है ना कि इमरान खान साहब ने तो खुद कहा भाई मेरे पास तो इख्तियार नहीं था, मैं बंदे पूरे करने होते थे तो एजेंसियां करती थी, बाजवा साहब करप्शन पे हाथ नहीं डालने देते थे। ये सारी बातें खान साहब ने की।
तो बाइख्तियार वजीर आजम तो कोई भी नहीं था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वो इस से एड्रेस कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल वो उनकी मरहूने मिन्नत है और रस्सी पकड़ रही है। चले मैं देखिए, मैं बेचारे लेले को नहीं वो इस वक्त नहीं, मतलब जो ऑफेंड करना चाह रहा हूं। एग्जैक्ट अल्फाज कौम को बताना चाहिए। चलें, अगर आप चाहते हैं कि वो वजीर आजम पाकिस्तान को लेला कह रहे हैं, तो जी मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूं, डॉक्टर साहब लेले के क्या लेले तो फिर शायद सारे वज़राए आजम पाकिस्तान में रहे हो। देखिए, अगर आपने लेले की बात करना है तो आप आंखें बंद करके देख लें और लेले को तस्वर करें और फिर देख लें आपके दिमाग में कौन आता है, तो अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में लेला ही आता है। आई लीव इट टू यू। मैं आपके बाद ठीक है ना, बस आप देख लेना, अब उसके ऊपर एक शक्ल फिट कर ले, आपको पता चल जाएगा कि लेला किधर से आता है। अब उसको छोड़ दे। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, बाज़ दफ़ा हम लोग जो है ना, अब फॉर एग्जांपल जब इमरान खान कहते थे कि जो लोगों को बुलाया जाता था ताकि कोरम पूरा हो या वोटिंग के लिए, उसमें ये याद रखें हमारे एलाइज थे। एक एलाई था MQM, दूसरा एलाई का था बाप वालों से आप पूछे, वो कहते हैं वो खुद ओपनली कहते हैं कि हम लोग है ही एस्टैब्लिशमेंट के लोग, वो ओपनली कहते हैं, इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। MQM के बारे में आपको पता है वो लोग क्या कहते हैं, अपने बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। तो उनको जब हम कोई वोटिंग होती है, फॉर एग्जांपल मेनली ये फैटफ के बारे में था, जब वो होती थी PTI के सारे लोग होते थे, वो लोग आपको पता है इन लोगों का बेसिक तरीका क्या होता है, जब बैलेंस ऑफ पावर उनके हाथ में जा रहा होता है तो ये लोग डीलें शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान कहता था यार मैंने कोई डील शील नहीं करनी है, फैटफ का पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान को नुकसान है, पूरा करवाने इन लोगों को बुला लो। वो उनको कहते थे आ जाओ भाईजान और आपने वोट देना है, तो वो आ जाते थे और वोट दे देते थे। दैट वाज द रेफरेंस ऑफ इमरान खान के क्या करते थे। बाकी उस लिहाज से ये नहीं था कि PTI वाले हमें तो इमरान खान कहता था कि आ जाओ, हम आ जाते थे। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट माय डियर डॉक्टर साहब, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहा इमरान खान साहब डील ले, सर आपने फरमाया सर उन्होंने डीलें नहीं। सर खान साहब तो एक फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में एक लंबे अरसे ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए एक डील कर रहे थे, क्या ऑफर कर रहे थे। इससे बड़ी डील कौन सी सर होती है? सर अलाउ मी देखिए, ऐसा होता है सर, आप माशाल्लाह एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, जब आप कोई बात करें तो उस पूरे मफहूम को करें। जी। इमरान खान के उनको ये अल्फाज थे कि यार देखो अभी पाकिस्तान बेहतर होना शुरू है, और मैं दो चीजें बता देता हूँ वाई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1947 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में लार्ज स्केल इंडस्ट्री जितनी PTI के दौर में ग्रो हुई है, इतनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं ग्रो हुई। ठीक है जी। आज वो नेगेटिव में है जी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, अब ये लेले की बात से मुझे याद आया, अच्छा। आपको पता है कि जब इमरान खान कहता था कि लाइव स्टॉक अपने पास रखे, ये मुर्गी, लेला, बकरी, ये गाय, ये सारी चीजें कर रही है, लोग सारे हंसते थे। आज पता है क्या हो रहा है? आज इन लोगों ने लेलो की ग्रोथ, ये लाइव स्टॉक की जो ग्रोथ है 200% दिखाई है जी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग खुद कह रहे हैं कि जो लाइव स्टॉक है जिसमें लेला भी आता है, उसकी जो ग्रोथ है वो 200% है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखें, ये वो सारी चीजें हैं जो पहले भी थी। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके टेन्योर में दो साइमल्टेनियस ईयर में आपका GDP 6% को टच करता हुआ है। ये मैं आपके जो तीसरे हमारे गेस्ट हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में सब कुछ खराब था, उनके लिए गोश फरमा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2 साल कंटिन्यू 6 GDP को टच किया है। ठीक है, पॉइंट किसी और ने आज तक नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी फरमा दीजिए, इससे पहले मैं जरा हमारी बात है PMLN का रिस्पॉन्स लूं। अभी आज मैं देख रहा था, वो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनका साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाए। तो सर आज भी तो मतलब वो दुआया तकरीब ही रह गई है कि आप बेसिकली तो वो मोहब्बत है जो चाहिए, दस्ते शफकत चाहिए एस्टैब्लिशमेंट का। पहले भी जफ्फी डली हुई थी, अब आप वो कह रहे हैं इनको छोड़ें, हमारे साथ जफ्फी डालें। आज भी कोई अलाउ कौन सी जमहूरी जद्दोजहद है जिसमें जफ्फियां एस्टैब्लिशमेंट मैं आपको बताता हूं। देखिए मुनीर साहब इस तरह है, जब आप किसी चीज को तज्जिया करते हैं तो आप देखते हैं मुख्तलिफ लोगों ने क्या कहा है। ठीक है, आपने राना सनाउल्लाह का बयान सुना हुआ है कि काजी फाइज ईसा ने
चूंकि वो इंसान ही थे, उन्होंने सारे अपने जो केसेस के अंदर वो पर्सनल वेंजेंस में उन्होंने फैसले किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जी जी बिल्कुल ऐसे, ठीक बात है। अब उसकी बेसिस में, और ये याद रखें कि उसकी बेसिस पे इवन काजी फायज ईसा सर पकड़ के बैठ गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ कि भाईजान मैंने तो इनसे सिर्फ वो लिया था, ये इनका सिंबल लिया था पर्सनल ग्रजेस में, आप तो पर्सनल ग्रजेस में पूरी पार्टी को तबाह कर दिया है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये काजी फायज ईसा साहब के अल्फाज है, ये उस कोर्ट के अल्फाज है कि हमने तो ये कहा ही नहीं था, आपने कैसे कर दिया। अच्छा, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को ले लेते हम, जब ये जो कह रहे हैं ना कि 2013 में भी हमने लिया था, 2018 में भी हमने लिया था, 2024 में लिया था, मुझे बता दे ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था रात के 2 बजे कि भाई बाजवा साहब मैं हार रहा हूं, खुदा के लिए मुझे जिता दे। अच्छा, और बाजवा साहब ने खुद कंफर्म किया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई ये सीटें उनको दिलाई हुई हैं उन लोगों ने। अच्छा, नंबर 2, जिन साहब की ये सीट थी जिसके बारे में ये कह रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कभी इतने वोट्स नहीं लिए। अच्छा ठीक है भाई, देखो अगर आपने नकल ही करनी है ना तो अक्ल इस्तेमाल कर लो यार। चल ठीक है, पॉइंट आ गया सर, नकल ही करनी है तो सर, लेकिन उस बात का सदर तराम वो जवाब नहीं आया जो मैंने कहा था कि आपने जफियां डालनी है, एस्टेब्लिशमेंट को ही डालनी है। आप उस बात का तो मुझे आपने और बातों के मिसाल जरूर दे दी। मैं प्रॉब्ली उस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करूंगा, मैं प्रॉब्ली एग्री नहीं करूंगा। आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, उनका ये मौका। एक ब्रेक जी, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। कौसर काज़मी साहब, अब मैं नहीं डिस्कस कर रहा लेले को, लेकिन उन्होंने आपको एस्टेब्लिशमेंट की मरहूने मिन्नत एक जमात करार दे दी। आपका कोई मैंडेट नहीं है, हकीकी मैंडेट इमरान खान साहब का है। और वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ने तो ये भी आज तक कह दिया, आज उन्होंने ये भी फरमा दिया कि अगर खान साहब होते बाहर तो जुर्रत नहीं होती नेतन्याहू की कि वो गजा के ऊपर जुल्म ढाए। मतलब अगर खान साहब इस वक्त जेल में ना होते तो। मुनीब, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात की सेनेटर साहब ने, तो वो मेरे ख्याल में उस दौर की बात कर रहे हैं जब बाजवा साहब एक जमहूरी जर्नैल होते थे और इनके लिए अब्बाजान होते थे, कई अफराद कहते थे पीटीआई के अंदर से। लेकिन अब अगर उनसे पूछे तो मीर जाफर, मीर सादिक के अलकाब इनकी जानिब से मिलने के बाद शायद इस जो स्टेटमेंट थी उनकी उससे मुकर जाएं, और बिल्कुल मुकर जाएंगे। वो शायद इनकी खुशनुदी के लिए, क्योंकि उस वक्त वो डील चल रही थी कि आपको दे देंगे एक्सटेंशन या नहीं देंगे, तो उसी जज्बात में कुछ कह दिया होगा। अब ये बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक की, मैं आपके जवाब की तरफ आऊंगा। भाई, ये पंजाब का हवाला दे रहे हैं। पंजाब में हमने डेले सबसे पहले नहीं देना शुरू कर दिए थे। हमने जो स्टूडेंट्स थे उनको स्कॉलरशिप दिए, लैपटॉप्स दिए, अस्पतालों के अंदर जो आउटसोर्स की जो मशीनें कभी नहीं थी, बुजदार दौर में मुंह नहीं देखा था मरीजों ने उनका, अपनी छत अपना घर दिया, राशन कार्ड दिया, किसान कार्ड दिया। ये सारी चीजें देने के बाद हम डेले कट्टों और भैंसों और मज्जियों और गायों की तरफ आए हैं। आपने तो आगाज ही इससे किया था, मां सिवाय इसके आपके पल्ले ही कुछ नहीं था। और वो क्या कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर, अभी हाल ही में उन्होंने कहा, भाई जब मैंने हुकूमत संभाली केपी में तो कर्जों का बोझ था मेरे सर के ऊपर, खजाना खाली था और अधूरे मंसूबे थे। तो अली अमीन से पहले कौन था केपी के अंदर? और जिस सूबे में आपकी 12 साल की हुकूमत है वहां पे आपने कख पन के दौरा नहीं किया, और यहाँ पे आप हमें जीडीपी बता रहे हैं कि बड़ी ज्यादा थी और हमने कमाल कर दिया और हमने पाकिस्तान नहीं, बट अगर थी तो वो तो बैंड में, और आप डिनाई नहीं कर पाएंगे ना कौसर भाई। अगर डिनाई नहीं करेंगे, सिर्फ आपका इन्हिसार उस तक ना रखे ना जो आपके जिम्मे बाकी चीजें हैं जो आपने वादे किए थे, तालीम के, सेहत के, रोजगार के, घरों के, वो तो आपने कुछ नहीं किया। बिलियन ट्री की मद में आपने वहां पे लेले उगा दिए यार। तो ये क्या मतलब, आप क्या इसको किस तरफ लेके जाएंगे? दूसरी बात ये है, अभी ये डील की बातें, भाई आप देखें आज यूएस के अंदर क्या हुआ, कल बर्तानिया के अंदर क्या हुआ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने इन्होंने वाज़े हदायत दे दी हैं। जो हमारा सिफारती मिशन इस वक्त पूरी दुनिया में गया हुआ है पाकिस्तान के इमेज के लिए, इंडिया की इल्जाम तराशियों को खत्म करने के लिए, वहां ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल के खिलाफ एक मुहिम चलाओ। ये खान साहब का जो ट्वीट आया ये एवं नहीं आ गया, ये मुनज़्ज़म तौर पर पहले अपने ओवरसीज जो इनके लोग हैं उनको ये तैयार कर चुके हैं। आज वहां पे ट्रक घुमाया गया है वहां पे अमेरिका के अंदर मुनीब, जिस पे फील्ड मार्शल की तस्वीर है। तो क्या आपको बयानिया मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा जो रविशंकर डेनमार्क में कह रहे हैं, जो उनके लोग मुबस्सरीन टीवी पे इंडिया में बैठ के कह रहे हैं मुहिम तो फील्ड मार्शल। नहीं, देखें आज पीटीआई क्या कह रही है। देखें आज अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है
कि अगर इमरान खान साहब की तरफ से वो बयान ना आता, ट्वीट उनकी ना आती, तो कौम तो फौज के साथ भी खड़ी ना होती इस पूरे इस मुहिम के अंदर, इस जंग के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इमरान खान साहब ने हिस्सा डाला तो कौम खड़ी हुई इमरान फौज के साथ। देखिए, फौज के साथ डे वन से हम भी जज्बात में आ जाते हैं ना। नाम किसी ने नहीं लिया पीटीआई का, जब अता तारक बोले या DDICR बोले, यूथ को मुखातिब किया गया, सोशल मीडिया वॉरियर जितने लोग हैं उन तमाम को मुखातिब किया गया। ये लोग तो उस वक्त भी नूरा कुश्ती, यूक्रेन के हवाले और बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते, अंबूदी अंकल GHQ यहाँ पे हमला करो, आज साबित हो चुके हैं। कल बर्तानिया में फील्ड मार्शल के खिलाफ नारे लगे, आज अमेरिका के अंदर ट्रक चलाए गए और भारतीय बयानिए को फरोग दिया गया। ये हम तो नहीं कर रहे, ये डे वन से पाकिस्तान वो नहीं थे। आपको लगता है कि ये पीटीआई एक मुनज़्ज़म सोच के तहत करवा रही है? क्योंकि वो कहते हैं ये तो नहीं लोग करते हैं, हम हमारे को तो नहीं रोक सकते ना, सोशल मीडिया भी अगर लोग करते हैं तो हमारे को थोड़ी रोक सकते हैं। वो अलग बात है जो आज ट्वीट्स आई हैं जिसमें इमरान खान साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बादशाह सलामत कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने मेरा इलेक्शन रिग किया है, तो वो तो डायरेक्ट पैगाम है जो उनकी तरफ से आया है। मुनीब खान साहब तो यू टर्न लेके बदल जाते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत से इमरान खान साहब कब के मुकरे हुए, टर्न ले चुके, लेकिन इनके लोग आज भी वही कहते हैं। इमरान खान साहब ने जंगल का बादशाह फील्ड मार्शल को कह दिया, कल मुकर जाए इनके लोग वही बोलते रहेंगे, क्योंकि एक कल्ट में जो मुब्तला तबका है वो खान साहब को औलिया और ओसिया समझता है, वो उनके फरमुदात को हर पे आखिर समझता है। यार बिल्कुल ऐसा है, आप इनके जरा बयानात तो सुन लें। भाई नबी की ट्रेनिंग हुई, मेरी भी हो गई, इस तरह के बयानात तो खान साहब देते रहे हैं। वो अलग बात है कि हमें आज पता चला है कि जनाब ने नमाज जो है वो अडयाला जेल में सीखी है। पता नहीं ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, पता नहीं ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, पता नहीं सोशल मीडिया पे चल रही थी। हर बात पर ना रिलाई किया करें, वो माशाल्लाह हर वो नमाज तो वो आ गया है। अब ये वक्त आ गया है जब ये सोशल मीडिया की बातों को बुनियाद बना के हमारी लीडरशिप को कहेंगे कि रॉ के एजेंट इनकी फैक्ट्रियों से पकड़े गए, जिंदाल वहां पे मिल गया और नवाज शरीफ के कारोबार है इंडिया के अंदर, तो अब हम भी रिलाई करेंगे। क्योंकि शायद यही चीज है, यही सौदा है जो बिकता है, फिर इसको इस तरह बेचते हैं। हमने बड़े तामुल का मुजाहिरा किया है, हमने इनके हर झूठ को उस तरीके से नहीं रोका जिस तरीके से रोकना चाहिए था। अभी जो ट्वीट आया ना मुनीब इमरान खान साहब की तरफ से, ये भी एक मिन्नत तरला कार्ड है। जंग उनके बगैर जीत ली, मुल्क का दिवालियापन जो था वो दूर हो गया, पाकिस्तान राइट ट्रैक पे है। हमें आइसोलेशन का जो खतरा था भारत की तरफ से कि आलमी सतह पे भुगतना पड़ेगा, वो हमारे सर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम चीजें हमने इमरान खान के बगैर की। अब वो धमकी लगा रहे हैं, भाई मुझसे बात करोगे मिन्नत करना तो कोई नहीं, ये तो ठीक ठाक वो लड़ाई कर रहे हैं। मैं जरा इस पे जरा मुनीब एक सेकंड, इसका मतलब क्या है कि आके मुझसे बात करो तो फिर आपकी कोई मकबूलियत आपको वापस मिल सकती है, आपका वकार आपको वापस मिल सकता है। ये एक किस्म की पेशकश है ना, भाई आओ तो सही है, मेहनत ही है, मेहनत के अलावा तो कुछ नहीं है ये। ठीक, अच्छा अमाद साहब, एक तो सेनेटर साहब ने कहा कि भाई आप जरा हमें अपने चश्मों के जो लेंस है उनको साफ करना चाहिए, जो डिस्पैशनेट बात है वो करनी चाहिए कि जो क्रेडिट इमरान खान साहब के हक में जाता है, उनके दौर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कंसेक्टिव ईयर्स के अंदर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बड़ी बेहतरीन रही, वो अनडिनाइबल चीज़ें हैं जिस तरह सेंटर साहब फरमा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बहरहाल क्या आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो गई, या इमरान खान का वोट बैंक ख़त्म हो गया, या इमरान खान गैर मकबूल हो गए? ऐसा तो नहीं है। अगर वो आज इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हम हकीकी नुमाइंदा जमात है, आपने इलेक्शन में धांधली करवाई है हमारे खिलाफ 2024 में, तो अब वक्त है कि आप हमें मैंडेट दें, तो उनके मुताबिक तो ये बड़ी दुरुस्त बात है। मुनीब साहब, अगर मईशत बेहतर हुई थी, मुख्तसर जवाब देता हूँ, तो फिर पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा कर्जा क्यों लिया गया था? अगर मईशत बेहतर हुई थी, फिर तमाम कारखाने क्यों बंद हो रहे थे, फिर एनर्जी क्राइसिस क्यों बढ़ रहे थे, फिर दुनिया में हमारी तन्हाई क्यों बढ़ रही थी? तो ये तो पीटीआई वाले कह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम उस पर कन्विंस हो जाएं, हम उस पर कायल हो जाएं। अब आते हैं इमरान खान की तरफ के वो इररिलेवेंट हो गए या नहीं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन जिस तरह पीटीआई वाले पेश कर रहे हैं उसी तरह नहीं है। अलबत्ता एक फ़र्क बहुत वाज़ेह पड़ा है, वो ये है कि इंडिया के साथ जंग से पहले ही एक तरफा मकबूलियत थी, यानी इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल थे, और पीटीआई वाले कह रहे थे, हम मान भी रहे थे किसी हद तक
कि चले भाई कोई और दूसरी बड़ी मकबूलियत है नहीं, मुस्लिम लीग वाले भी खामोश हैं, नवाज शरीफ निकल नहीं रहे हैं, मरियम एक महदूद हल्के तक रह गई है, शहबाज शरीफ अवामी राब्ते से कट गए हैं, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है, तो ज़ाहिर है इमरान खान ही मकबूल है। लेकिन इस जंग ने तो सारा नक्शा ही तब्दील कर दिया। जो इमरान खान का जितना बड़ा मुखालिफ है उतना ही वो मकबूल होता चला गया, यानी वो सियासी थे या गैर सियासी थे। अब जो संबड़ियाल इलेक्शन हुआ है तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। एक तो ये कि यानी अगर पीटीआई वाले कहते हैं कि ये यहाँ पे धांधली हुई है, तो भाई मैं पुख्तूनख्वा का सहाफ़ी था, आज से 20 साल पहले मैं पेशावर में सहाफ़त कर रहा था और फिर भी मैं हिना वड़ाइच के वालिद अरशद वड़ाइच साहब को जानता था, बल्कि एक कॉलम में उनका जिक्र भी किया था। तो ज़ाहिर है कि वो इलेक्टेबल थे, अपने हल्के में इंतहाई मकबूल थे, पंजाब के अहम इलेक्टेबल्स में से थे। तो इस बात को अब कौन मानेगा, कौन सी बड़ी दलील लाई जाएगी सामने कि अगर एक पुख्तून सहाफ़ी 20 साल पहले उनको जानता था तो ज़ाहिर है वो मकबूल था, वो इलेक्टेबल था, इसीलिए जानता था। वरना बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं। अगर हम अरशद लोधी साहब को जानते थे या इस तरह के जो पंजाब के इलेक्टेबल्स थे, अब्दुल सत्तार लाली का साहब या दूसरे, तो इसलिए जानते थे कि वो बार बार मुंतखब हो रहे थे। अब उनकी वफात के बाद एक हमदर्दी की लहर भी आई, उनकी अपनी पॉपुलरिटी भी थी, जुमात भी थी, बहुत कुछ था, तो वो क्यों न जीतती? ये तो मतलब सियासत को अच्छी तरह इल्म है कि वो आसानी के। ठीक, ये एक बात अपनी जगह मौजूद है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब का, जनाब हमाद हसन साहब का और कौसर कादरी साहब का। ये प्रोग्राम देखा, ये लड़ाई अब मेरे ख्याल में या ये तलखी अब अपनी हदूद से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। किसी को पता नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि जो हमने एक देखा था कि एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही थी कम से कम तुंदो तेज़ बयानात के अंदर, वो अब ख़त्म होती हुई है, क्विकली एवेपोरेट करती हुई हमें नज़र आ रही है। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।